नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे ना? अच्छे ही रहिए, ठीक है। मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। हमारी तो तबीयत खराब हो गई है खांसी वगैरह भी आ रही है, ठीक है। और गेहूँ वूँ अपना डाल लीजिए, उसके बाद पढ़ाई पे लग जाइए, ठीक। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन कौन कौन से आज के लिए। देखो भैया, पहला सवाल क्या है आपका, वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। देखिए जो राजनीतिक पार्टियां थी अभी उसमें से कुछ का दर्जा जो है वो समाप्त किया गया है। तो अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा लेटेस्ट कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां। आपके ऑप्शन है कितने भी? 6 हैं। कितनी है वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां? कितनी है? तो आपके ऑप्शन 5, 6, 7, 8। तो इसमें आपका जो अभी लेटेस्ट के अनुसार कितने भी है? 6 है। कितनी है? 6। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां को दर्जा देता कौन है, तो आप जानते हैं भारत में चुनाव कौन करवाता है भैया? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। क्या होता है भैया? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। अगर हम बात करें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की, अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए। स्थापना कब होती है इसकी भैया? तो स्थापना इसकी कब होती है? 25 जनवरी 1950 में इसका क्या होता है? स्थापना होता है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे भैया? प्रथम निर्वाचक आयुक्त कौन थे? तो ये सवाल कई बार पूछा गया, नोट कर लीजिएगा। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे भैया? सुकुमार सेन। क्या नाम है इनका? सुकुमार सेन। क्या नाम है? सुकुमार सेन, ठीक है। तो सुकुमार सेन। तो इसमें क्या है भैया? राष्ट्रीय जो आपका निर्वाचन आयोग इसके द्वारा क्या देता है? दलों को क्या दिया जाता है? दलों को राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? ये सवाल याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया जाता है भैया? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान में कितने भैया? वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6। और इस समय कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आपको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, वो आपको याद होना चाहिए भैया, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोट करवा देते हैं आपको। चलिए इधर इस साइड में यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं भैया। चलिए कितनी पार्टियां हैं आपको याद होना चाहिए। तो पहला तो आपका भैया कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन है भैया? कांग्रेस। कौन है? कांग्रेस। इसके बाद आपका कौन सा भैया? कांग्रेस। इसके बाद क्या है भैया? कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है भैया? कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए भैया कि आपका क्या हो गया? बीजेपी हो गया। एक आपका बीएसपी है, क्या भैया? बहुजन समाजवादी पार्टी। और क्या है भैया? भारतीय जनता पार्टी। एक आपकी कौन है भैया? आपका है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। कितना हो गया आपका? 2, 2, 4, 5। एक कौन सा बच रहा है भैया आपका अभी? तो अभी आपका बच रहा है आम आदमी पार्टी, ठीक है। याद कर लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? 1964 में होती है। बीजेपी की स्थापना कब होती है? 1980 में होती है। बीएसपी की स्थापना कब होती है? 1984 में होती है। और ये आपका जो नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी स्थापना कब होती है? तो याद कर लीजिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? सन 2013 में। और आम आदमी पार्टी की स्थापना कब होती है? सन 2012 में। याद कर लीजिएगा, आम आदमी पार्टी की स्थापना सन 2012 में होती है। इसके अलावा अगर आपसे बोलता है एनपीपी, इसकी स्थापना कब होती है? सन 2013 में होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीएसपी की स्थापना कब होती है? 1984 में होती है। बीजेपी की स्थापना कब होती है भैया? ये आपका कब होता है? आपका होता है 1980 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? तो आपका 1974 में होता है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है भैया? आपका ये कब होता है? 1985 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको इसका संस्थापक भी याद होना चाहिए। चलिए आपको क्या करना है, सभी पार्टियों के, कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? बीजेपी, बीएसपी, एनपीपी, आम आदमी पार्टी। सभी के संस्थापक को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए एक बार हम बता देते हैं, आपको फिर से बताना है। तो जैसे कांग्रेस का आपको पता भैया ए.ओ. ह्यूम। कौन है कांग्रेस का? कौन है? ए.ओ. ह्यूम। कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, मानवेंद्रनाथ राय। बीजेपी का संस्थापक कौन है भैया? लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। बीएसपी का स्थापना कौन किया था भैया? तो माननीय श्री काशीराम जी के द्वारा। एनपीपी स्थापना किसने की है? संगमा के द्वारा। आम आदमी पार्टी की स्थापना की है भैया अरविंद केजरीवाल ने, ठीक है।
एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने की। कम्युनिस्ट पार्टी की किसने की? मानवेंद्र नाथ राय ने की। बीजेपी की स्थापना किसने की? लाल कृष्ण आडवाणी और क्या नाम भैया? अटल बिहारी वाजपेयी। बीएसपी की स्थापना किसने की? काशीराम जी ने की। एनपीपी की P.N. संगमा ने की। और उसके अलावा आम आदमी पार्टी की स्थापना किसने की? अरविंद केजरीवाल ने की। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार फिर से इन सभी के नाम लिख के बताना है भैया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट के लिए तो याद रखिएगा वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं? वर्तमान में कितनी है भैया? 6 हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पीडीएफ लिंक किए, उस टेलीग्राम लिंक किया। देखो भैया, जिसको भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्लास के जस्ट बाद तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा भैया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप स्क्रीनशॉट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या भैया? नाडा की स्थापना कब हुई? देखिए नाडा है क्या भैया? नाडा है, देखिए एक तो नाडा है, एक तो कौन है भैया? नाडा। एक तो क्या है? वाडा। एक तो नाडा है, एक तो क्या है भैया? वाडा है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या भैया? नाडा और वाडा में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। ये नेशनल स्तर पे काम करता है, ये वर्ल्ड स्तर पे काम करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा भैया? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय हो गया। नेशनल का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय। तो यानी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में किसी प्रकार का कोई नशा वगैरह ना हो पाए, कोई खिलाड़ी नशे की हालत में खेल ना कर पाए, या जैसे होता है ना कि जो एथलीट होते हैं वह अपने ज्यादा प्रदर्शन को करने के लिए दवाओं वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा ना हो सके उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन है? नाडा है। और इसी के रोग के लिए विश्व स्तर पर कौन है? वाडा है। तो इसका वाडा का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हो जाएगा। बाकी सब वही रहेगा। डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हो जाएगा। बाकी सबका तो ही रहेगा। यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाडा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, ये विश्व स्तर पे काम करता है, जिससे खिलाड़ी क्या कर सके? नशा मुक्त खेल हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे कौन है? नाडा है। और विश्व स्तर पे कौन है? वाडा है। तो देखिए अभी ये चर्चा में क्यों आया था? अभी हाल ही में एक भारोत्तोलक थी, क्या नाम था? संजीता चानू। नाडा ने क्या किया? उनको 4 साल के लिए क्या कर दिया? बैन कर दिया। इसलिए करंट में भी इसको हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो नाडा की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? तो नाडा की अगर हम स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन 2005 में। नाडा की स्थापना कब होती है? सन 2005 में इसकी स्थापना होती है। नाडा का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखिएगा नाडा का हेडक्वार्टर कहां है भैया? तो नाडा का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। नाडा का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। और नाडा ने किसके ऊपर भैया अभी किसको बैन किया है? तो याद रखिएगा किसको बैन किया है अभी हाल ही में? संजीता चानू। किसे बैन किया है? संजीता चानू को बैन किया है। और इनका संबंध किस खेल से? याद रखिएगा संजीता चानू को बैन किया है। इनका संबंध किस खेल से? याद रखिएगा भारोत्तोलन से। किससे है? भारोत्तोलन से इनका संबंध है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? भारोत्तोलन। कितने साल के लिए इनको बैन किया है? 4 वर्ष के लिए इनको बैन किया है। कितने वर्ष के लिए बैन किया है? 4 वर्ष के लिए इनको खेल से क्या किया है? बैन कर दिया गया है। याद है कितने वर्षों के लिए बैन किया है? 4 वर्षों के लिए। क्या नाम है? संजीता चानू। किसने बैन किया है? तो नाडा के द्वारा। किसके द्वारा भैया? नाडा के द्वारा इनको बैन किया गया, ठीक है। अगर हम वाडा की बात करते हैं तो वाडा की स्थापना कब होती है? तो याद करिएगा इसकी स्थापना होती है, कब होती है भैया? इसकी स्थापना 1999 में इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा कब स्थापना होती है? 1999 में इसकी स्थापना होती है। अगर हम बात करें वाडा का हेडक्वार्टर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, वाडा का हेडक्वार्टर कहां पे है? मॉन्ट्रियल में है भैया। कहां पे है? वाडा का हेडक्वार्टर कहां पे है? मॉन्ट्रियल में। याद रखिएगा वाडा का हेडक्वार्टर कहां पे? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल पड़ता कहां है? कनाडा में। कहां पे भैया? कनाडा में। और याद रखिएगा किस नदी के किनारे है ये? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। किस देश में पड़ता है? कनाडा में। और मॉन्ट्रियल में आपको याद होगा भैया 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और इसका संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। इसका संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और याद रखिए जो आपका मॉन्ट्रियल शहर ये किस उद्योग के लिए फेमस है? मॉन्ट्रियल शहर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो याद रखिएगा कौन सा उद्योग है भैया? कागज उद्योग के लिए। कौन सा उद्योग के लिए फेमस है ये? कागज उद्योग के लिए फेमस है।
कौन से उद्योग के लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है आपका? मॉन्ट्रियल शहर, जो कहां पड़ता है? मॉन्ट्रियल। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि मॉन्ट्रियल है कहां, तो मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा में। कौन सी नदी के किनारे भी है? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है आपकी? सेंट लॉरेंस नदी। तो आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? सन 2005 में। कब स्थापना होती है? सन 2005 में। तो ये क्या है? ये नाडा की स्थापना होती है। ये किसकी स्थापना है? वाडा। किसकी स्थापना है? वाडा की स्थापना है। सन 2010 में किसकी स्थापना? याद रखिएगा, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कई बार एग्जाम से पूछा गया, याद रखिए भैया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना, एनजीटी की स्थापना कब होती है? सन 2010 में। 2011 में, याद कर लें भैया, फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोगों ने जब कोई खाने का पैकेट लेते हैं, कोई अच्छी चीज खरीदते हैं खाने के लिए, उसमें आपको लिखा मिलेगा FSSAI, फसाई। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये किससे संबंधित भी है? खाद्य सुरक्षा संबंधित संस्था है। खाद्य का मानक तय करने वाली संस्था, खाद्य का मानक तय करने वाली संस्था, खाद्य का मानक तय करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है भैया? फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी इसमें कितना परसेंट विटामिन चाहिए, कितना परसेंट वसा होना चाहिए, ये सब कौन निर्धारित करता है भैया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं FSSAI। इसका भी हेडक्वार्टर कहां भैया? इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहां पे है? दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहां पे है? दिल्ली में भैया। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे आपका? दिल्ली में। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे चलते हैं। देखो भैया अगला सवाल क्या है? ये 37 नहीं लिखा होगा, ये आपका क्या लिखा है? 7 अप्रैल को किसकी जयंती किसकी जयंती थी? 7 अप्रैल को किसकी जयंती थी? पहली बात तो आपको याद ही होगा, 7 अप्रैल को क्या होता है भैया? 7 अप्रैल को क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्योंकि 7 अप्रैल याद होगा आपको, 7 अप्रैल को क्या होता है भैया? विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। क्यों होता है आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी भैया? याद रखिएगा, किसकी स्थापना हुई थी? तो किसकी स्थापना थी? याद रखिएगा, WHO। किसकी स्थापना हुई है? WHO की स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO का हेडक्वार्टर कहां है? तो याद रखिए कहां पे भी है? जिनेवा में। कहां पे है? जिनेवा में। याद रखिएगा WHO का हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा में। हम यहां पे नोट करते हैं जिनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर है। तो आपको याद होगा भैया, WHO तो हो गया, WTO का हेडक्वार्टर भी कहां पे है? जिनेवा में है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा भैया याद रखिएगा, WHO हो गया, WTO हो गया, ILO का हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है। बी जो आपका WWF है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है भैया? वर्ल्ड वाइल्ड जो फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा में। इसके अलावा याद करिएगा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का हेडक्वार्टर भी कहां पे है? जिनेवा में। याद करो भैया, WHO की स्थापना कब हुई? 1948 में। WHO की स्थापना कब होती है? 1995 में होती है। ILO की स्थापना कब होती है? 1919 में होती है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में होती है। WWF की स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। IUCN की स्थापना कब होती है? तो IUCN की स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। देखिए आपको हालांकि इन दोनों का हेडक्वार्टर मिलेगा कहां भैया? ग्लाड में मिलेगा। कहां होगा? ग्लाड। और ग्लाड किस शहर में पड़ता है? तो किस शहर में पड़ता है आपका? जिनेवा शहर में। तो अगर ग्लाड ऑप्शन में नहीं है तो आपको जिनेवा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 7 अप्रैल को किसकी जयंती मनाएगी। तो 7 अप्रैल को अगर हम बात करते भैया, इसमें किसकी जयंती मनाएगी? आपके ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर और क्या भैया? पंडित बिरजू महाराज। तो देखिए इसमें किसकी जयंती मनाएगी भैया? पंडित रविशंकर की। देखिए 7 अप्रैल सन 1920 को, 7 अप्रैल सन 1920 को किसका जन्म होता है भैया? तो किसका जन्म होता है? तो याद रखिए किसका जन्म होता है? पंडित रविशंकर का। किसका जन्म होता है? पंडित रविशंकर का जन्म होता है। याद रखिएगा, पंडित रविशंकर का जन्म कब होता है भैया? 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म होता है। और इनका जन्म कहां पे हुआ है? देखिए 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म होता है किसका? पंडित रविशंकर का। और इनका जन्म कहां हुआ? कहां पे जन्म होता है? तो जन्म होता है कहां पे भैया? वाराणसी में। कहां पे होता है? वाराणसी में इनका जन्म होता है। याद रखिएगा। और देखिए जो पंडित रविशंकर है भैया, याद रखिएगा पंडित रविशंकर को इनको पद्म विभूषण
पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। इसके अलावा इनको क्या मिला है भैया, इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो इनको भारत रत्न कब मिला था भैया, 1999 में। याद रखिएगा, पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला है, 1999 में। पद्म विभूषण कब मिला था भैया इनको, याद रखिएगा 1900। पद्म विभूषण इनको कब मिला है भैया, इनको पद्म विभूषण कब मिला है, याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण मिला है सन 1981 में। इनको पद्म विभूषण कब मिला है भैया, 1981 में इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। इसके अलावा याद रखिएगा राष्ट्रीय संगीत, याद रखिएगा राष्ट्रीय संगीत कला पुरस्कार, राष्ट्रीय संगीत नाट्य कला पुरस्कार, नाट्य कला जो पुरस्कार है ये भी इनको मिल चुका है। ये कब मिला है इनको, ये पुरस्कार मिला है 1962 में मिला है। कब मिला है, 1962 में। याद रखिएगा। और पंडित रविशंकर की अगर हम बात करें, ये किस वाद्य से संबंधित है भैया, पंडित रविशंकर का संबंध किससे भैया, सितार वादक है। क्या है ये, सितार वादक है। क्या भैया, सितार वादक है। आपसे पूछेगा पंडित रविशंकर का संबंध किससे भैया, सितार वादक से है। और कौन से घराने से भैया, वाराणसी या बनारस घराने से। कौन से घराने से, बनारस घराने से। और याद रखिएगा, पंडित रविशंकर ही प्रथम ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले भारतीय का नाम क्या है, पंडित रविशंकर। प्रथम फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार, फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले, फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले भारतीय का नाम क्या है भैया, पंडित रविशंकर। क्या नाम है इनका, पंडित रविशंकर, जिनकी 7 अप्रैल को क्या मनाएगी भैया, जयंती मनाएगी। क्या नाम है, पंडित रविशंकर। जन्म हुआ वाराणसी में। पद्म विभूषण कब मिला, 1981 में। भारत रत्न कब मिला, 1999 में मिला है। भारतीय नाट्य कला पुरस्कार कब मिला है इनको, 1962 में मिला है। किससे संबंधित थे, सितार वादक थे। और फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले भारतीय का नाम क्या है, पंडित रविशंकर। याद रखिएगा, क्या नाम है, पंडित रविशंकर। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं पंडित अगर बिरजू महाराज की हम बात करते हैं। देखो भैया, पंडित बिरजू महाराज का घराना कौन सा, ये इनका कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद इनके घराने का संबंध किससे भी है, कौन से घराने के, लखनऊ घराने के। कौन से घराने के हैं ये, लखनऊ घराने के। और याद रखिएगा, इनका संबंध किस नृत्य से है, इनका संबंध किससे भी है, कथक नृत्य से। किससे है, कथक नृत्य से संबंधित है। और इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। कब मिला है पद्म विभूषण इनको, याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण कब मिला है, तो 1986 में मिला है। इनको पद्म विभूषण कब मिला है, 1986 में मिला है। क्या नाम है, पंडित बिरजू महाराज। इनके अलावा जाकिर हुसैन को याद होना चाहिए, तबला वादक है। क्या है भैया, तबला वादक है। और इनको 2023 में क्या मिला है, 2023 में क्या मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है भैया, पद्म विभूषण मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। ठीक है, क्या मिला है भैया, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। याद रखिएगा, क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात की, क्या भैया, शहनाई वादक है। क्या है ये, शहनाई वादक है। और याद रखिएगा, अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें, इनको भैया भारत रत्न कब मिला था, याद रखिएगा, इनको भारत रत्न जो मिला हुआ है ये इनको मिला है सन 2001 में। याद रखिएगा भैया, पंडित बिस्मिल्लाह, माफ कीजिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला है भैया, सन 2001 में मिला है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अगर हम बात करते हैं तो भैया याद रखिएगा कि आजादी के बाद लाल किले पर शहनाई किसके द्वारा बजाई गई थी, याद रखिए, किसके द्वारा भैया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा बजाई गई थी। याद रखिएगा, 1947 में आजादी के बाद लाल किले पे शहनाई किसने बजाई थी भैया, शहनाई बजाई किसके द्वारा बजाई गई, शहनाई बजाई। और कहां पे बजाई थी, लाल किले पे। याद रखिएगा, कहां पे भैया, लाल किले पे शहनाई किसके द्वारा बजाई गई थी, याद रखिए, किसके द्वारा बजाई गई थी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा बजाई गई थी। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहां लिख दें प्रसिद्ध, क्या भैया, प्रसिद्ध है। आपके सॉरी माफ कीजिएगा, देखिए सवाल ऐसे गलत होता है आपका, आप भी पढ़ते हैं ना हमारी तरह, भी आप भी ऐसे पढ़ देंगे। कौन सा हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं है। लेकिन हम आप क्या पढ़ लेते हैं, प्रसिद्ध नहीं, हमको आपको दिखाई नहीं, तो बाद में जब बाहर आते तब समझ में आता है ये तो नहीं लिखा गया था ना, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो प्रसिद्ध यहाँ पे क्या है भैया, नहीं है। भूतापीय ऊर्जा के लिए कौन सा जो स्थान है वह प्रसिद्ध नहीं है। तो आपके ऑप्शंस क्या है भैया, मणिकर्ण, पार्वती घाटी, मनाली और पांगी घाटी। देखिए जो मणिकर्णी है ये भैया कौन सी घाटी में पड़ता है, ये कुल्लू घाटी में। कौन सी घाटी में, ये कुल्लू घाटी में पड़ता है।
कौन सी घाटी में? कुल्लू घाटी में। कौन सी नदी के किनारे? ब्यास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है ये? ब्यास नदी के किनारे है। और ये किसके लिए फेमस है भैया? ये भी भूतापी ऊर्जा के लिए। किसके लिए? भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है। कौन सा जगह? मणिकर्णिका। इसके अलावा पार्वती घाटी भी किसके लिए फेमस है? भूतापी ऊर्जा। मनाली भी किसके लिए फेमस है? भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है। आपकी पांगी घाटी पूछेगा किसके लिए फेमस है, तो ये सौर ऊर्जा के लिए। किसके फेमस है? ये सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है। सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए कौन है भैया? पांगी। तो ये बाकी सब के सब क्या है? भूतापी ऊर्जा के लिए। बाकी ये पांगी घाटी किस लिए फेमस है ये आपका? तो ये सौर ऊर्जा के लिए फेमस है। देखिए भूतापी होता क्या है भैया? भूतापी ऊर्जा आखिर होती क्या है? देखिए आप जानते हैं हर जगह पे पृथ्वी बराबर नहीं है, हर जगह पे पृथ्वी बराबर नहीं, तो उसकी जो प्लेट है वह हर जगह पे भी बराबर नहीं होगी। तो कहीं पे प्लेट ऊपर की मोटी होगी, कहीं पे क्या होगी? पतली होगी। तो अगर कहीं पे प्लेट पतली है तो वहां पे जो धरती की जो उष्मा है वह वहां पे ज्यादा महसूस की जाएगी। तो उस उष्मा का प्रयोग करके जो विद्युत बनाने की जो क्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं? भूतापी ऊर्जा। क्या बोलते हैं? भूतापी ऊर्जा। समझ में आया होगा? देखिए पूरी जहां पे प्लेट है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है, ये पृथ्वी का कोई प्लेट है, तो ये प्लेट हर जगह पे इससे मोटी तो है नहीं, कहीं कहीं पे ये प्लेट कहीं क्या क्या होगा? ये धंसा हुआ होगा। ये प्लेट यहाँ पे क्या होगी? थोड़ा सा पतला होगा। अगर ये थोड़ा सा पतला होगा तो ये जो नीचे का जो मैग्मा, इसका जो हीटिंग होगा ये यहाँ पे ज्यादा महसूस होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पे ज्यादा महसूस होगा तो यहाँ पे उष्मा जो निकल रही है, इसी उष्मा का प्रयोग करके क्या बनाते हैं? भूतापी ऊर्जा। क्योंकि ये भूमि से निकली हुई ऊर्जा है तो इसका नाम क्या हो जाता है? भूतापी। क्योंकि ताप के कारण बन रही है, भूमि के ताप के कारण, तो नाम क्या हो जाता है? भूतापी ऊर्जा। समझ में आ गया होगा? तो ये आपके कहां कहां पे बनाई जाती है याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं भैया, ठीक है। मणिकर्णिका, पार्वती घाटी और मनाली में कौन सी ऊर्जा के लिए फेमस है? ये भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है। जबकि पांगी घाटी किसके लिए फेमस है? सौर ऊर्जा के लिए फेमस है। देखिए अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो लिख लेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश को हम कहें पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है? तो यह राज्य कब बनता है? याद रखिएगा यह राज्य बनता है कब? यह 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से राज्य कब बनता है? तो 1971 में बनता है। याद रखना कब बनता है। और इसकी राजधानी क्या है? शिमला। इसकी राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में एक स्थान पड़ता है कुफरी। शिमला में स्थान का नाम क्या है? कुफरी। शिमला में कौन सा स्थान है भैया? कुफरी नामक एक स्थान है। इस कुफरी नामक स्थान पे क्या है भैया? राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे है? कुफरी में। याद कर लीजिएगा, लिख लेना भैया, आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र आपका कहां पे स्थित है भैया? तो कहां पे है? कुफरी, जो कहां पड़ता है? शिमला में। हालांकि सीधा ही पूछा जाता है, कहेगा आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे? तो कहां पे? शिमला में। अगर कुफरी स्थान दे तो कुफरी लगाना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे जो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा फेमस स्थल है धर्मशाला। क्या भैया? धर्मशाला। तिब्बती गुरु दलाई लामा का निवास स्थान कहां है? दलाई लामा का निवास स्थान, दलाई लामा का जो निवास स्थान है वो कहां है भैया? धर्मशाला। और ये कब से रह रहे हैं भारत में? 1959 से। याद रखिएगा ये टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। ये भारत में जो दलाई लामा है कब से रह रहे हैं? 1959 से भारत के धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। और दलाई लामा कौन है भैया? तिब्बती बौद्ध गुरु। ये कौन होते हैं? तिब्बती बौद्ध गुरु हैं। तिब्बती बौद्ध गुरु हैं। तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा का निवास स्थान कहां पे? धर्मशाला। इसके अलावा धर्मशाला में एक बड़ा फेमस मंदिर है भैया, ज्वाला देवी मंदिर। कहां पे है? ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर आपका कहां पे है? ज्वाला देवी मंदिर याद रखिए कहां पे भी? आपका धर्मशाला में। और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? धर्मशाला में होती है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में सर्वाधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा हिमाचल में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये कहां पे होती है? तो आपके कहां पे होती है? धर्मशाला में। इसके अलावा याद रखिए धर्मशाला में ही पूछेगा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे गर्म पानी के सोते पाए जाते हैं? तो धर्मशाला में। गर्म पानी के सोते, गर्म पानी के सोते कहां पे पाए जाते हैं भैया? तो आपके धर्मशाला नामक स्थान पे पाए जाते हैं, जो कहां पे? हिमाचल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा फेमस पर्यटक स्थल है खज्जर। क्या नाम है? खज्जर। क्या नाम है? खज्जर। याद रखना हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा फेमस पर्यटक स्थल है, क्या नाम है? खज्जर। इसे क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड। लिख लीजिएगा इसे क्या कहते हैं भैया? हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल का स्विट्जरलैंड। हिमाचल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो हिमाचल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है भैया?
खैजर नामक पर्यटन स्थल को बोला जाता है। कहां पे है आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे भी है आपका? हिमाचल प्रदेश में। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तलचर को धामरा से जोड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट, नेशनल वाटरवे सेकंड, नेशनल वाटरवे थर्ड, नेशनल वाटरवे आपका फोर्थ, नेशनल वाटरवे 5। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले नेशनल वाटरवे फर्स्ट की। अगर हम बात करते हैं भैया, अगर इसकी बात करें तो ये कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा ये प्रयागराज से कहां तक है भैया? प्रयागराज से कहां तक है? प्रयागराज टू हल्दिया। ये कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। और इसकी टोटल लंबाई भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो 1620 किलोमीटर है। ये जो आपका वाटरवे है इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 1620 किलोमीटर है। और ये कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में इसका निर्माण किया गया था। क्या बोलते हैं भैया? नेशनल वाटरवे फर्स्ट। अगर नेशनल वाटरवे सेकंड की हम बात करते हैं तो कहां पे भी है? धुबरी से सादिया, जो कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। तो ये कहां से कहां तक है? धुबरी से सादिया के बीच में। धुबरी टू सादिया के बीच में। धुबरी टू सादिया के बीच में भी है। नेशनल वाटरवे सेकंड आपका कहां पे है? धुबरी से लेके सादिया के बीच में। याद रखिएगा धुबरी से लेके सादिया के बीच में। और नेशनल वाटरवे अगर हम थर्ड की बात करें, कहां से भी है? ये आपका कोल्लम से पड़ता है। कोल्लम से लेके कहां भी है? कोट्टायम तक। कहां तक पड़ता है? कोट्टायम तक पड़ता है। याद रखिएगा नेशनल वाटरवे अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो कोल्लम से लेके कहां पड़ता है भैया? कोट्टायम तक पड़ता है। नेशनल वाटरवे अगर हम 4 की बात करते हैं, नेशनल वाटरवे अगर हम 4 की बात करते हैं तो भैया ये आपका कहां से कहां थे? लिख लीजिएगा वजीराबाद से। लिख लीजिएगा वजीराबाद से ये आपका कहां तक है भैया? विजयवाड़ा तक है। कहां तक है ये? विजयवाड़ा तक है। याद रखिएगा नेशनल वाटरवे 4 कहां से भैया? वजीराबाद से लेके आपके कहां तक है? विजयवाड़ा तक है। और देखिए अब ये आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या है भैया? तलचर से धामरा को जोड़ता है। कहां से कहां तक जोड़ता है? तलचर को किससे जोड़ता है? तलचर टू धामरा को जोड़ता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। तलचर से किसको जोड़ता है? ये धामरा को जोड़ता है। अब आपको एक काम करना है, हालांकि हमको बताने को क्या हम बता देंगे, लेकिन आपको एक काम करना है। आपको कहीं से भी, चाहे आप कहीं से भी गूगल से, कहीं से भी, आप किताबों से, जहां से भी आपको मिल सकता है, आपको हल्दिया कहां पड़ता है, धुबरी सादिया कहां पड़ता है, कोल्लम कहां पड़ता है, कोट्टम कहां पड़ता है, वजीराबाद कहां पड़ता है, विजयवाड़ा कहां पड़ता है, तलचर और धामरा कहां पड़ता है, आपको ये अपने से याद करना है। ठीक है, अपने से इसको देख के अपने से आपको याद करना है। जिससे देखिए हम बताने को तो हम बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आप जब स्वयं से खोजते हैं कोई चीज ना, तो आपको बहुत दिन तक याद रहता है। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है। तो इसमें जो आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया? नेशनल वाटरवे 5 जो है कहां से कहां तक भी है? आपके तलचर से लेके कहां तक है भैया? धामरा तक है। तो इसमें ऑप्शन सवाल क्या था? राष्ट्रीय जलमार्ग तलचर को कहां से जोड़ता है? धामरा से जोड़ता है। तो नेशनल वाटरवे आपका फर्स्ट। और इसमें अगर कहेगा सबसे लंबा वाटरवे कौन सा भैया? तो ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट। याद रखिएगा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है भैया? तो याद देखिए कौन सा नंबर का है? नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। याद रखिएगा नेशनल वाटरवे क्या है भैया? फर्स्ट। तो फ्रेंड्स ये आज की क्लासेस थी। आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज कुछ समस्याओं के कारण मैप नहीं हो पाया भैया, कल से आपका मैप को हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, हालांकि जो मैप पढ़ाया गया उसको आपको 4-6 बार रिवाइज करना है, देखना है, और कोशिश करिए हाथ से स्वयं से बनाएं। हमारे यहाँ लिखने से आपको नहीं आने वाला। आप जब तक स्वयं से प्रयास नहीं करेंगे, मैपिंग जब आप स्वयं से बनाने लगेंगे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो आपको याद होगा। हमारे बनाने से, यहाँ पे ये है, ऐसा करने से तो आपको नहीं आने वाला। जब आप स्वयं से बनाएंगे, स्वयं से लिखेंगे, तब आपको आएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा आपको। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।